नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिके। इससे पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डिके। टॉपिक डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसकी डिस्कवरी 1896 के अंदर 1896 के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम हेनरी, इसके द्वारा हुई थी। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिस्कवर बाय द हेनरी 1896 में। तो इन्होंने इसके लिए यूरेनियम साल्ट स्टडी किया था। यूरेनियम साल्ट की स्टडी की थी। यूरेनियम साल्ट किसका बना था? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, तो इनका बना था। इसको बोलेंगे यूरेनियम साल्ट। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन उस साइंटिस्ट ने क्या किया, यूरेनियम साल्ट को एक काले कपड़े के अंदर लपेटकर और उसके नीचे फोटोग्राफिक प्लेट दोनों को एक साथ एक डोर के अंदर रख दिया। किसी भी बॉक्स में लगा लो, उसमें रख दिया, जिसके अंदर सनलाइट का पहुंचना इम्पॉसिबल था। तो काफ़ी दिन के बाद उस साइंटिस्ट ने क्या देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यूरेनियम साल्ट के निशान बने हुए थे। तो इसका मतलब यूरेनियम साल्ट में से ऐसी एनर्जी, ऐसी रेडिएशन निकली जो ब्लैक पेपर में से क्रॉस होते हुए फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंच गई। तो उस रेडिएशन के बारे में हेनरी ने बाद में स्टडी की और उनके नाम अल्फा, बीटा, गामा रखा। 3 टाइप की रेडिएशन उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकली। कौन सा सब्सटेंस था वो? यूरेनियम, इसका एटॉमिक मास 235 एंड एटॉमिक नंबर 92। अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इनके द्वारा एक लेड बॉक्स बना, लेड बॉक्स, पीबी ब्लॉक बोल सकते हो, बॉक्स बोल सकते हो। और इसके अंदर क्या रखा? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन सा था वो? यूरेनियम 235। इसके बाद इसके सामने क्या रखा है? एक लेड शीट, जिसके सेंटर पर क्या था? होल। तो क्या बोलेंगे इसको? स्लिट। क्या बोलेंगे? स्लिट। इसके बाद 2 इलेक्ट्रिक चार्ज प्लेट, एक के ऊपर चार्ज पॉजिटिव था और एक के ऊपर चार्ज नेगेटिव था, और किसके सामने रखी? परपेंडिकुलर टू द बीम ऑफ रेडिएशन दैट्स कम्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसमें से काफ़ी सारी क्या निकली? रेडिएशन। और उसका बाद में क्या बन गया? एक बीम ऑफ रेडिएशन। क्या बोलेंगे इसको? बीम, जिसकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो क्या बोलेंगे? बीम ऑफ रेडिएशन। और इसके सामने क्या था? एक फोटोग्राफिक प्लेट। तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि काफ़ी रेडिएशन बिना किसी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुए सीधी निकल गई और सीधी जाकर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर टकराई, और इसमें से काफ़ी रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। पॉजिटिव प्लेट की तरफ ऐसे
डाइवर्ट हो गई और काफ़ी रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी होगी उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ी थी उसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। इसके अलावा जो बिना डाइवर्ट हुए सीधी निकल गई उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, जीरो चार्ज, क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल। इसके अलावा जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा उसका नाम क्या रखा गया बाद में, अल्फ़ा रे, अल्फ़ा रे। और जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था उसका नाम क्या था, बीटा रे। और जिसके ऊपर चार्ज जीरो था उसका नाम गामा रे। अल्फा, बीटा एंड गामा रे, 3 टाइप्स की रेडिएशन कम्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अगर तीनों के बारे में बात करें तो अल्फ़ा रे हम किसको बोलते हैं, हीलियम एटम को, हीलियम एटम को, क्योंकि इसका मास हीलियम के मास के बराबर था, इसका चार्ज हीलियम के एटम के बराबर था। तो क्या बोलेंगे, अल्फा पार्टिकल्स कम्स फ्रॉम द हीलियम एटम इफ वी रिमूव द बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम। अगर हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +2। तो क्या बोलेंगे, उस कंडीशन के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल्स और अल्फ़ा रे बोलेंगे। अब बात करें बीटा रे की, इसका जो चार्ज और मास था, चार्ज और मास वो किसके बराबर था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीटा रे किससे निकलती है, कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। इसके बाद गामा रे, गामा रे के पास चार्ज क्या था, जीरो, और इसका मास क्या था, निग्लिजिबल, काफ़ी कम मास होगा इसका। और गामा रे की एनर्जी अल्फ़ा और बीटा से क्या होगी, ज़्यादा होगी। गामा रे एनर्जी इज मोर देन द अल्फ़ा एंड बीटा रे। हमें एनर्जी का कैसे पता लगेगा कि किसकी एनर्जी कम, किसकी एनर्जी ज़्यादा। इसके लिए पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, जो प्लेट के अंदर जितना अंदर जाएगा उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेटिंग इफेक्ट गामा रे हैव मैक्सिमम एनर्जी। इसके बाद एटॉमिक मॉडल, एटम के बारे में सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने एटम के ऊपर सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया कि एटम दिखने में कैसा होगा, और इन्होंने एटम को किसके साथ कंपेयर किया, वाटर मेलन एंड इसके साथ ही प्लम पुडिंग से भी कंपेयर किया, और बोला कि एटम दिखने में ऐसा होगा। एटम में 2 पार्ट्स होंगे, जैसे वाटरमेलन की बात करें तो उसमें 2 पार्ट्स होंगे, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। आपने लड्डू देखा होगा, लड्डू के अंदर 2 पार्ट्स होंगे, येलो एंड वाइट। वाइट उसमें जो बीज होते हैं खरबूजे के, तो 2 पार्ट्स होंगे, येलो एंड वाइट। उसी तरह से एटम हैव 2 पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहला पॉइंट एटम के बारे में क्या बोला इन्होंने, एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटम कैसा होगा दिखने में, एक स्फीयर होगा और उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट की बात करें, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा,
नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर था? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर होंगे। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, उसके अंदर होंगे। नंबर 3, जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज होंगे दोनों क्या होंगे? इक्वल। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, बराबर होंगे। नंबर 4 के अंदर टोटल चार्ज ऑन एटम इज 0। उसके ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो कैसा होगा? कितना होगा? 0 होगा। और क्या बोल सकते हैं कि एटम कैसा होगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, कि उसमें से करंट पास नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग? जे थॉमसन के अकॉर्डिंग। इसके बाद इस मॉडल के बाद जो अगला मॉडल आया था वो था रदरफोर्ड मॉडल। इसके बाद नंबर 2 रदरफोर्ड मॉडल और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसके 2 नाम होंगे। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, जिसको किसके अंदर बंद रखा? ये कौन सा बॉक्स था हमने किया था अभी? लेड ब्लॉक। इसके बाद इसके अंदर क्या था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे। इसके बाद इसके सामने क्या रखा है? एक स्लिट, जिसके सेंटर में क्या था? होल। अगर बात करें स्लिट की तो इसका फंक्शन क्या होगा? टू फॉर्म ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। उसकी एक बीम बनाने के लिए स्लिट काम आएगी। किसकी बीम? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो अगर इसके ऊपर जो चार्ज होगा +2 और जो मास होगा 4। इसके बाद इसके सामने क्या थी? एक गोल्ड फॉइल, और क्या बोलेंगे इसको? गोल्ड शीट भी बोल सकते हैं। गोल्ड एलिमेंट क्यों लिया? बिकॉज गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी हम जितनी हो सके उतनी थिन शीट बना सकते हैं। तो गोल्ड एलिमेंट आर टेकन बाय द रदरफोर्ड साइंटिस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इसके सामने क्या थी? एक स्क्रीन। किसकी बनी थी वो? जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि इसमें से काफ़ी सारे एटम, काफ़ी सारे पार्टिकल्स बिना डाइवेट हुए सीधे निकल गए, और इनमें से थोड़े से एटम आर डाइवेट बाय एंगल, किसी एंगल से डाइवेट हो गए, और 1 एटम आउट ऑफ 10,000 20,000 इनमें से एक एटम रीबाउंस हुआ, टकरा के वापिस आया। कौन सा एटम? अल्फा पार्टिकल। और वो टकराकर 180 डिग्री पर वापिस आया। 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 आर रीबाउंस बाय 180 एंगल। बात करें ऑब्जर्वेशन की तो सबसे पहले
99.9% अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू कौन सी फॉइल थी वो? गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, बिना डाइवेट हुए वो सीधे निकल गए। इसके बाद सेकंड, सम अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल, वो एंगल से क्या हुए थे? डिफ्लेक्ट हुए थे। लास्ट में नंबर 3, 1 आउट ऑफ 10,000 इज रीबाउंस बाय 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। अभी हमने बात की थी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। तो इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो कौन कौन सा रिजल्ट निकल कर सामने आया था? सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थी, वो किसने की थी? रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने की थी। और इसके एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से रिजल्ट आए थे, अभी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले काफ़ी सारे एटम बिना टकराए सीधे निकले थे। इसका मतलब एटम के अंदर क्या होगा? एम्प्टी स्पेस। तो क्या बोलेंगे? एटम हैव एम्प्टी स्पेस। तो एटम की सराउंडिंग में जो स्पेस होगा वो कैसा होगा? खाली। 1 एटम आउट ऑफ 10,000 रिबाउंस बाय 180। इसका मतलब उसके टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? बहुत कम थी। तो क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज कंसीडर वेरी स्मॉल प्लेस। उसका जो एरिया होगा काफ़ी कम होगा। इसके बाद उससे टकरा कर वापिस आया, इसका मतलब वो कैसा होगा? हैवी। नंबर 3, पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हैवी। किसके मुकाबले में? अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में। इसके बाद अगर हम बात करें साइज की, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल देन एटम। जो न्यूक्लियस का साइज होगा एटम से काफ़ी कम होगा। फॉर एग्जांपल एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? 10⁻⁻15 मीटर, काफ़ी कम होगा ये। इसके बाद नंबर 5, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ये बात हमने थॉमसन के मॉडल में भी पढ़ी थी। इसके बाद नंबर 6 की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एटम की सराउंडिंग में घूमते हुए नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने कैसे प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन
एटम की सराउंडिंग में घूमते हुए नजर आएंगे। तो इन्होंने एक एटम लिया, फॉर एग्जांपल सेंटर में चार्ज पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन सी फोर्स होगी वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होगा, ये पॉजिटिव पार्टिकल इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हर पॉइंट के ऊपर बात करें, हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज आएगा। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज। अगर किसी की बॉडी की वेलोसिटी हम चेंज कर दें, वेलोसिटी को चेंज करने से उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन। इफ वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देन प्रोड्यूस ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के द्वारा बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगी, फोर्स। और वो कौन सी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और ये फोर्स कैसे आई थी, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टुवार्ड्स द पॉजिटिव न्यूक्लियस, टुवार्ड्स द पॉजिटिव एटम। तो दोनों फोर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। पहले कौन सी थी वो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरी कौन सी है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। बोथ आर इक्वल। तो इस फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन एटम की सराउंडिंग में चक्कर काटेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बाद फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और मॉडल। जब रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बताया था तो उसी टाइम दूसरी ओर मैक्सवेल साइंटिस्ट, कौन सा, मैक्सवेल साइंटिस्ट, मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में क्या लिखा, एवरी मूविंग पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जो चलता होगा उसमें से क्या बाहर आएगी, इमिट रेडिएशन। रेडिएशन उसमें से बाहर क्या आएगी, रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। एवरी मूविंग पार्टिकल लॉस एनर्जी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब वो एटम की सराउंडिंग में घूमेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एनर्जी कम होते होते लास्ट में वो किसके अंदर फॉल करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जाकर मर जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो दोनों बातें आपस में टकरा गई, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल यहाँ पे क्या होगा, फेल। तो नंबर 1 क्या आएगा, इट डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बता नहीं पाया, कौन, रदरफोर्ड। इसके बाद नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। इसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब, मान लीजिए आपने कोई गैस किसी बिकर में फिल की, फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन गैस, और इसके ऊपर कौन सी लाइट फॉल की, वाइट लाइट। और स्क्रीन पर क्या देखा हमने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर। उसमें से काफ़ी कलर की जो थिकनेस थी वो काफ़ी मोटी थी और काफ़ी क्या थी, कम थी। और उसमें से काफ़ी कलर तो ऐसे थे
जो क्या थे, काफ़ी कम थे, नेग्लिजिबल। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिको, और ये रेड, और ये कौन सा होगा, येलो। तो ऐसा क्यों हुआ, काफ़ी कलर मोटे आए, काफ़ी पतले आए, इसका रीजन क्या था? इट डू नॉट एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आया था? बोहर मॉडल। इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।